everyone. So let's continue. डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम कर रहे थे और डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. आज के लेक्चर में हम कुछ मेथड्स देखेंगे डेप्रिसिएशन को कैसे आपको कैलकुलेट करना है. आप डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं. अगर आप अपने बुक में भी देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स दे रखे हैं आपको. मशीन आवर रेट, डिप्लीशन मेथड, एन्यूटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमारे पास दो मेन मेथड है डेप्रिसिएशन के. दो मेथड्स के ऊपर ही हमें कंसंट्रेशन करना है. फर्स्ट मेथड है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट मेथड है दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या जिसको हम हिंदी में स्थायी किश्त पद्धति भी कहते हैं, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, नाम से जैसे कि जाहिर है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यानी एक आपका जो फिक्स्ड कुछ इंस्टॉलमेंट, कुछ फिक्स्ड अमाउंट है जो अमाउंट आप हर साल डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करोगे. सो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब ये होता है कि आप एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अपनी एसेट पे चार्ज करते हो. नाउ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी लगती है ये एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगती है. और ओरिजिनल कॉस्ट में ही बस ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट की में से जब आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हो, स्क्रैप वैल्यू आप वहां से निकाल देते हो. तो हमने लास्ट लेक्चर में वो गन्ने वाला जो एग्जांपल लिया था कि अगर गन्ने में आपने 12,000 बूंदे हैं उसमें से और आप 10 साल उसको निचोड़ते गए, आखिर में 2,000 बूंदे रह गई, तो कितनी बूंदे हैं जो आपने निकाल दी उसमें से. तो कितनी बूंदे होंगी? 12,000 माइनस 2,000 यानी 10,000. टोटल बूंदे होंगी 10,000. और 10 साल में अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करो तो हर साल की आएंगी 1,000 बूंदे. तो बूंदे ये हमारी डेप्रिसिएशन, ये बूंदे मीन्स उस गन्ने की वैल्यू. तो गन्ने की वैल्यू कितनी कम हो रही है. सेम वही चीज है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी, ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है, और ये हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका. और डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो पर एनम हर साल की डेप्रिसिएशन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. इसलिए हम इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो जो एसेट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं. अगर आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो हम ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू का मतलब है एसेट में अभी भी कुछ वैल्यू बची हुई है. डेप्रिसिएशन का मतलब है उसकी वैल्यू कम हो रही है, और स्क्रैप वैल्यू है कुछ वैल्यू बची हुई है. सो अगर मैं टोटल वैल्यू में से जो बची हुई वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितनी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है. ओके. इसके साथ साथ हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. इक्वल इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हर साल एक इक्वल अमाउंट या इक्वल परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है उसमें कोई चेंज नहीं होता. अगर आपने 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन के काटने हैं तो आप हर साल 1,000 ही डेप्रिसिएशन के एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हो. तो इसलिए हम इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं या हम इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं. नाउ ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने का जो आपका फॉर्मूला है, दो तरीके से आपको डेप्रिसिएशन दे रखी हो सकती है. या तो आपको बोल रखा हो सकता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लगानी है. अगर परसेंटेज आपको बोल रखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना परसेंट बोल रखा है ओरिजिनल कॉस्ट का उतना परसेंट निकाल लो. सो अगर मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 10,000 रुपीज है तो अगर आप और आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, तो आप इसका 10% निकाल लोगे 1,000, और हर साल एवरी ईयर आप 1,000 रुपए ही डेप्रिसिएशन के इस एसेट की वैल्यू में से माइनस करते चलोगे. सेकंड जो आपका तरीका है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, अगर आपको परसेंटेज नहीं दे रखी है, सो आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी होगी एसेट की. अगर स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी, और आपको एसेट की यूजफुल लाइफ दे रखी होगी. आपको सिर्फ करना ये है ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है और इसे यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देना है, जो हमने यहां किया था. ओके. इससे आपको मिल जाएगी डेप्रिसिएशन की आपकी पर एनम की अमाउंट जो आपको हर साल एसेट की वैल्यू में से माइनस करनी है, डिडक्ट करनी है. सो ये तो हो गया कि आपको डेप्रिसिएशन निकालनी कैसे है. अब
डेप्रिसिएशन जब आप निकालोगे तो आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। सो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज भी बनानी होंगी और हमें एक अकाउंट्स भी बनाने होंगे, लेजर अकाउंट्स। सो जो जर्नल एंट्रीज बनेंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। आपने एसेट को, आप एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो तो आपने सबसे पहले एसेट को परचेज किया होगा। जब भी आप एसेट को परचेज करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या होगा इसके बदले, टू बैंक अकाउंट। नाउ यहाँ पे ध्यान रखना, एसेट का अकाउंट, एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट होती जाएगी, लेकिन अगर एसेट में कमी आएगी, उसकी वैल्यू में कमी आएगी, तो एसेट को हमें क्रेडिट करना होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन एक लॉस है। ओके, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा आपका डेबिट जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है। एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमें इसको दूसरे वाला साइड पे लिखना पड़ेगा, जो कि आपकी क्रेडिट साइड, तो टू एसेट्स अकाउंट। इसे अगर मैं आपको लेजर अकाउंट में दिखाऊं तो ये मान लो एसेट का अकाउंट है। आपने अगर एसेट परचेज किया है, एसेट अकाउंट को आपने डेबिट करना है, डेबिट साइड पे एंट्री आएगी यहाँ पे टू बैंक, जितने की भी आपने एसेट परचेज करी। अगर एसेट की वैल्यू में कोई कमी आ रही है तो उसको हमें एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ेगा। तो डेबिट माइनस क्रेडिट, एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट का बैलेंस कम होगा, सो इसीलिए एसेट अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, वैसे ओके। नाउ अगर आप इस एसेट को बेचते हो तो भी एसेट का बैलेंस कम होगा और पैसा आपके पास आएगा। सो इसकी एंट्री बन जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट्स अकाउंट। ओके, अगर आपने ये जो सेल करी है, इस सेल से प्रॉफिट कमाया है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। प्रॉफिट अगर आपने कमाया है तो उसकी जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है आपकी एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और अगर आप रूल देखो तो क्या है आपका, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स या गेन्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमें, और प्रॉफिट जो होता है हमारा वो अकाउंट में, जो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये गेन ऑन सेल ऑफ एसेट P&L अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो हमें इसे क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि एसेट में आपको गेन हुआ है तो एसेट अकाउंट को हमें डेबिट करना है, एसेट को सेल करके। और अगर आपको लॉस होता है तो इसको रिवर्स कर दोगे, डेबिट ऑल द लॉसेज। तो डेबिट ऑल द लॉसेस, P&L अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। P&L अकाउंट को इसलिए डेबिट करें लॉस में क्योंकि लॉस आपका P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे शो होता है, तो P&L अकाउंट को ही हमने डेबिट कर दिया। तो ये तो होगी आपकी कुछ जनरल एंट्रीज जो आपको डेप्रिसिएशन के टाइम पे ध्यान रखनी है। डेप्रिसिएशन को हम जब चार्ज करेंगे तो लेजर अकाउंट्स में, क्योंकि हम जनरल एंट्रीज के बेसिस पे ही एंट्री डालते हैं ना। जब हम जनरल अकाउंट्स, सॉरी, लेजर अकाउंट्स की बात करते हैं तो आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक अकाउंट तो होगा आपका जो भी, जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं उस एसेट का अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपका होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, और डेट वाइज इसमें एंट्री जाएगी, आप कौन से साल में कितने डेप्रिसिएशन काट रहे हो, उसका एसेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये इससे पे डिपेंड करेगा कि कौन से अकाउंट में आपको एंट्री डालनी है। तो जनरल एंट्रीज बनानी है और साथ ही साथ में हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। करते हैं अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। बस डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है और इसका जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लिया आपने तो हर साल आपको उतनी ही डेप्रिसिएशन काटनी है, उसके अलावा कोई और अमाउंट आपको डिडक्ट दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कितनी डेप्रिसिएशन काटूं। एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, वही डेप्रिसिएशन आपकी लगेगी। सो इलस्ट्रेशन फर्स्ट देख रहे हैं हम। 1 अप्रैल 2014 को अतुल ग्लास लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है 90,000 रुपए की, और 6,000 उसकी कैरेज पे स्पेंड करे हैं और 4,000 उसकी इरेक्शन पे स्पेंड करे हैं। जैसे कि मैंने बोला था, कोई भी एसेट आप परचेज करते हो तो उसको आपके पास तक लेके आने तक के सारे जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, वो है 90,000 प्लस 6,000 और प्लस 4,000, यानी टोटल एसेट की कॉस्ट हो गई हमारे पास 1,00,000 रुपए। ऑन द डेट ऑफ परचेज की डेट के ऊपर क्या हुआ है, इफेक्टिव लाइफ आपने एस्टिमेट की है, आपने ये एस्टिमेट किया है कि 10 साल तक ये एसेट मेरे काम आएगी
और 10 साल के बाद जब एसेट की जो है वो वैल्यू 20,000 बची रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपने एसेट 1 लाख में खरीदी है, लेकिन 10 साल आप इसको यूज करोगे और 10 साल के बाद भी एसेट की वैल्यू कम से कम 20,000 रुपए बची रहेगी। सो 20,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू, मतलब उस टाइम पे अगर आप इस मशीन को बेचोगे तो 20,000 इसकी वैल्यू रहेगी। ओके, बुक वैल्यू। नाउ मशीन अकाउंट बनाना है हमें और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हमें बोल रखा है। सो हम पहले एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे कि कितनी हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट चार्ज करनी है हर साल। फॉर्मूला लगाओ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ जो कि है आपकी 10 साल। तो ये आपकी आएगी 8,000 रुपये। तो हर साल हमें डेप्रिसिएशन के 8,000 रुपये चार्ज करने हैं। ओके, साइड में हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। 2 अकाउंट्स हमें बनाने हैं, एक मशीन अकाउंट बनाना है हमें और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। याद रखना एसेट का बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस अगर आएगा कभी तो डेबिट, और डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्योंकि ये है लॉस। सॉरी, डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी डेबिट होता है। ये क्रेडिट कर देगी एसेट अकाउंट को। जब एसेट आपकी कम होगी डेप्रिसिएशन लगने से तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपकी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज है हमारी एसेट को परचेज करने की। तो हमने मशीनरी परचेज करी है, तो सिंपल एंट्री हम बना देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आई है हमारे पास, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख की मशीन हमने खरीदी है तो हमने 1 लाख की एंट्री डाल दी। ओके, साथ ही साथ इसकी हम अकाउंट में एंट्री करते जाते हैं। मशीन अकाउंट दिख रहा है आपको एंट्री के अंदर, तो मशीन अकाउंट के अंदर एंट्री जाएगी। मशीन अकाउंट को आपने डेबिट किया है तो मशीन अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्री जाएगी। किस नाम से एंट्री जाएगी? टू बैंक के नाम से। डेट यहाँ पे हम लिख देंगे 2014 अप्रैल 1, इसको हमने ये मशीन खरीदी है। ओके, नाउ टू बैंक। अब यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, हम जितने भी खर्चे उसके ऊपर किए हैं तो हम टोटल तो हमें बताना ही है कि 1 लाख हुआ है, पर यहाँ हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो हम तीनों खर्चे अलग अलग दिखा देंगे कि कौन कौन सा खर्चा हमने किया हुआ है। सो मशीन का प्राइस था 90,000 रुपये, उसके ऊपर कैरेज का खर्चा भी किया है हमने 6,000 का, और इरेक्शन का खर्चा है 4,000 का। तो टोटल हमने उसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं एसेट पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन आपको लगानी है 4 साल के लिए लगानी है। 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा साल खत्म होता है। हर साल 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर हमारा वो। तो अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 2014 अप्रैल, तो ये अकाउंटिंग ईयर हमारा चलेगा 2015 मार्च 31। ये एक अकाउंटिंग ईयर है हमारा। ओके, सो साल की शुरुआत में मशीन खरीदी है तो फर्स्ट ईयर से ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन आपकी लगती है साल के आखिर में। सो 31 मार्च 2015 को पहले साल की डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी। तो डेप्रिसिएशन आते हैं तो हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और डेप्रिसिएशन का वैल्यू डेबिट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की 8,000 रुपये लगेगी। सो 8,000 रुपये हमने एंट्री दोनों डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी और मशीन का अकाउंट भी। सो मशीन अकाउंट में एंट्री कहाँ जाएगी? मशीन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी डेप्रिसिएशन के नाम से। मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब डेप्रिसिएशन लग गई तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी बच गई? डेप्रिसिएशन से मशीन की जो कॉस्ट थी उसमें कमी आई। अब कितनी बच गई? मार्च 31 को मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बच गई 92,000 रुपीज। ये अकाउंट यहाँ पे हमारी एंट्री खत्म। दूसरा अकाउंट जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट, इसे हमने डेबिट किया तो डेबिट
डेप्रिसिएशन अकाउंट से पहले शुरुआत करते हैं। 2015 मार्च 31 में डेप्रिसिएशन लगाई है हमने पहली टू मशीन अकाउंट 8,000 रुपए। जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन में अकाउंट में आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि डेप्रिसिएशन जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाती है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम तुरंत पी&एल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। कितनी डेप्रिसिएशन लगाई हमने, 8,000, तो 8,000 हमने कर दिया ट्रांसफर 31 मार्च 2015 को। ऑलराइट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमें एंट्री पड़ेगी, तो 2000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम इसको लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हो, 8,000। ये हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हम 4 साल तक हमें डेप्रिसिएशन काट के आपको दिखानी है, 4 इयर्स के लिए। ओके, तो एक साल खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर अब हमारा स्टार्ट होगा 2015 अप्रैल 1। डेप्रिसिएशन की एंट्री डालते हैं सबसे पहले। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन काटेंगे हम टू मशीन अकाउंट 8,000। मार्च 31 डेप्रिसिएशन लास्ट डेट को कटती है, सो डेप्रिसिएशन कट गई। और आपने क्या कर के अंदर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया मार्च को टू डेप्रिसिएशन 8,000। ये हो गई। इसी तरीके से आपको हमें 4 साल के बनाने को बोला है, तो 4 साल तक हम इस डेप्रिसिएशन को इसी तरीके से काटेंगे और यही एंट्री रिपीट होंगी। अगर हमें एसेट की सेल बोल रखा होता तो एंट्रीज लास्ट में कुछ डिफरेंट हो जाती, पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 साल के अकाउंट बनाने हैं और डेप्रिसिएशन काटनी है हर साल 8,000। तो जनरल एंट्रीज हमने देख ली कैसे बनी, ये 2 जनरल एंट्रीज आपकी बार रिपीट होंगी 4 बार, देख लीजिए। चलो, मशीन अकाउंट 2015 का हमारा खत्म हो चुका है। अब 2015 साल नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा 2015 अप्रैल 1, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस था इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ब्रोट डाउन करते हैं टू बैलेंस बीडी। बैलेंस आ गया हमारा 92,000, 92,000 बचा हुआ। इस वक्त हमारी मशीन की वैल्यू जो है वो है 92,000 बुक वैल्यू, क्योंकि 8,000 की डेप्रिसिएशन हमने पहले साल की काटी। अब दूसरे साल फिर से हम डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो दूसरा साल होगा हमारा 2016 मार्च 1 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 ही कटेगी क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। सो मार्च 31 को ही हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 92,000 माइनस 8,000, ये हो गया आपका 84,000। इस ईयर का भी हमारा एंट्री होगी क्लोज। अब आते हैं थर्ड ईयर की तरफ। तो थर्ड ईयर आपका स्टार्ट हुआ है 2016 अप्रैल 1। पिछला जो बैलेंस था वो हम आगे यहाँ पे ब्रोट डाउन किया हमने, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना आया 84,000। इस साल फिर से हमें डेप्रिसिएशन लगानी है 2017 मार्च 31 को, ये साल खत्म हो रहा है। जो अप्रैल 2016 में हमारा साल स्टार्ट हुआ है वो 2017 मार्च 31 को खत्म हो रहा है। आखिर में हम डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर की लगाए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 लगेगी। सो अकाउंट क्लोज होते हैं, तो मार्च 31 को जब हमने अकाउंट को क्लोज किया, बंद किया, तो उस टाइम पे हमारी जो ये एसेट थी इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 84,000 माइनस डेप्रिसिएशन उस साल की 8,000, ये हो गया आपका 76,000। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर हमने दोबारा से जब अकाउंट खोला तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस जो रहा, जो पिछले साल का जो आगे ब्रोट डाउन करेंगे। सो अप्रैल 1 2017 में टू बीडी ये आया आपका 76,000 रुपीज, राइट। इस साल के आखिर में हम डेप्रिसिएशन लगाई इस की बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 हो गई। इस
तो इस साल में आखिर में जब हमने अपने अकाउंट्स बनाए, अपनी बुक्स में एंट्री करी, तो हमारी जो एसेट थी, जो क्लोजिंग बैलेंस आया, जो बुक वैल्यू आई, वो कितनी आई, डेप्रिसिएशन काट के। तो 76,000 माइनस 8,000, ये हो गया आपका 68,000, 76,000 इस साल की एंट्री हमारी हो गई। अब नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1 जब स्टार्ट है, तब फिर अगर हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा 68,000 रुपीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 4 साल के लिए अकाउंट बनाने को बोला गया है, तो अब हम आगे का कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे, हम बना चुके हैं, 1 2 4 साल का हम काम कर चुके हैं, तो आगे हमें एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या। सो 31 मार्च 2015 को आपने मशीन डेप्रिसिएशन लगाई, तो आपकी एंट्री बनी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू मशीन से एंट्री कर दी। फिर हमने इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांटा, ट्रांसफर किया, तो एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे हमने इसकी एंट्री डाल दी। ये हो गया पहला साल। अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में 31 मार्च 2016 को। तो दूसरे साल में, साल के 31 मार्च को आपने फिर से डेप्रिसिएशन लगाई, तो फिर से बने टू मशीन अकाउंट, 8,000 आपने डेप्रिसिएशन के काटे। ठीक है, और इसी साल में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो बाय पीएनएल अकाउंट। कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा, कोई बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं है, क्योंकि हमने सीधा डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो कोई क्लोजिंग या कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है। और वैसे भी अगर आपको ध्यान, तो हमने क्या कहा था, 3 तरह के अकाउंट होते हैं आपके, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, और डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस, राइट। डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। नाउ नेक्स्ट ईयर 2017 में फिर से हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, तो टू मशीन 8,000 से हमने दिन इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो बाय पी एंड एल अकाउंट 8,000। फिर से 2018 में 31 हमने डेप्रिसिएशन लगाई, सो मशीन इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 8,000। हमें 4 साल बनाते हैं, 4 साल के अकाउंट बना, अब हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बनता है, जब हमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, अकाउंट में और फिर उसके ऊपर हर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और उसकी वैल्यू हमारी हर साल कम होती है, ओपनिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री दिखानी है और पी&एल में ट्रांसफर करने की। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सेकंड इलस्ट्रेशन। सो सेकंड इलस्ट्रेशन आपको बता रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को अशोका लिमिटेड ने एक फर्नीचर परचेज किया है, जिसका कॉस्ट है 50,000। 1 जुलाई को उसने फर्नीचर को बेच दिया 20,000 में। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, यानी एक ही बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई, लेकिन यहाँ पे इसने परसेंटेज दे दी, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की, उसका 10% निकाल लेना है। इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 50,000, 50,000 के अलावा इस एसेट पे कुछ भी खर्च नहीं किया गया है, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो है 50,000 का 10%, जो कि आएगा आपका 5,000। यानी हर साल आपको 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन के चार्ज करने हैं। अब ये हमें क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2018 को आपने एसेट को बेच दिया, 1 अप्रैल को मैंने एसेट खरीदी और 1 जुलाई 2018 को बेच दी। तो जब हम एसेट को सेल करते हैं, अगर याद हो, तो एसेट सेल करने की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट के नाम से जितने की भी बेची गई है एसेट, उसकी एंट्री होगी। अब कैसे डेप्रिसिएशन और इस सेल को हम दिखाएंगे, वो अब यहां देखो। और इसके साथ साथ प्रॉफिट या लॉस भी होगा, क्योंकि आपने एसेट बेची है। मैंने आपको एक वो कॉन्सेप्ट बताया था ना लास्ट वाले लेक्चर में, कि अगर आपकी 10,000 की है एसेट और आपने 2,000 स्क्रैप वैल्यू बची हुई है, 2,000 और मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, 8,000 मार्केट वैल्यू मैंने बताई थी, और डेप्रिसिएशन काटते 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 बुक वैल्यू रहेगी 6,000 और मार्केट वैल्यू है 8,000, ये है बुक वैल्यू, ठीक है। और आपने इसको 8,000 में बेच दिया, तो यहाँ आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये डेप्रिसिएशन आप नहीं काटते तो आपकी एसेट 10,000, मार्केट वैल्यू तो कम होती ही होती, क्योंकि इस एसेट को यूज करते करते कितने साल हो गए, इतनी थोड़ी मार्केट वैल्यू रहेगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका लॉस। तो ये डेप्रिसिएशन लगाते लगाते इसकी क्योंकि बुक वैल्यू कम हुई तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 6,000 वाली मशीन आपने 8,000 में बेच दी। ये चीजें अब हमें यहाँ पे जब हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे उस टाइम पे हमें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ सेल की एंट्री भी होगी, यहाँ पे के ऊपर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है उस चीज की भी एंट्री होगी। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ हमें फर्नीचर अकाउंट बनाने बोला गया। जनरल एंट्रीज में आपको बता चुकी हूँ कैसे बनेंगी, और अभी तक हम जितनी भी जनरल एंट्री कर चुके हैं तो उससे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी जनरल एंट्रीज बनाने में। साथ ही साथ मैं बताती भी जाऊंगी क्या जनरल एंट्री होगी आपकी। फर्नीचर अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को आपने आपने फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर अगर आप खरीदते हो तो उसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी, ठीक है। सो 2015 अप्रैल 1 को आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से जितने का फर्नीचर खरीदा था उतनी एंट्री हो जाएगी। 50,000 का आपने खरीदा था, ठीक है। अब हमें लगानी है हर साल डेप्रिसिएशन, ठीक है। कब तक? जब तक आपने एसेट को यूज किया है। आपने एसेट को 1 जुलाई 2018 तक यूज किया है। डेट्स का, तारीखों का बहुत ज्यादा महत्व होता है डेप्रिसिएशन लगाते टाइम, क्योंकि आप किसी भी संपत्ति पे सिर्फ तब तक डेप्रिसिएशन लगा सकते हो जब तक वो संपत्ति आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो। एक बार संपत्ति आपके पास से चली गई तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने का कोई तुक ही नहीं बैठता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात, ये बहुत जरूरी है कि एसेट आपने कितने टाइम के लिए इस्तेमाल की है। ये बात मैं जोर दे के कह रही हूँ क्योंकि इस चीज को ध्यान रखना डेप्रिसिएशन निकालते टाइम। 1 अप्रैल 2015 को मैंने एसेट खरीदी, फर्नीचर खरीदा। 31 मार्च 2016 को जब ये खत्म, मुझे डेप्रिसिएशन लानी है पहले साल की। एसेट को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा साल इस्तेमाल किया है। पूरा साल इस्तेमाल किया है का मतलब है पूरी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगी। 10% डेप्रिसिएशन जो मेरी लग रही है पूरे 12 महीने के लिए लग रही है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, 10/100 गुणा में 12/12, पूरे 12 महीने के लिए, ये एक से कट जाएगा तो इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, तो सीधा 10% निकाल दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो जनरल होती है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया है तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से हो जाएगी हमारी, कितनी डेप्रिसिएशन लगनी है, 5,000 रुपए। तो 5,000 हमने डेप्रिसिएशन लगा दी। तो जब हमारी बुक्स बंद हुई, अकाउंट बंद हुए, तो उस दिन एसेट का जो बैलेंस हमारे पास आया वो हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा दें। कैरी फॉरवर्ड करना है जो हमें ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन काट के बुक वैल्यू बच गई 45,000। ये वैल्यू अगले साल ट्रांसफर होगी। इसको हमने यहाँ कर दिया खत्म, इस साल की एंट्री को, ठीक है। अगले साल गई मैं 2016 अप्रैल 1 मैंने अपने अकाउंट दोबारा से बनाया, स्टार्ट किया। तो पहले मुझे पिछला बैलेंस है वो आगे लेना पड़ेगा। जो बैलेंस नोट फॉरवर्ड कर रही हूँ वो है 45,000, क्योंकि अब जो फर्नीचर में यूज कर रही हूँ उसकी बुक वैल्यू 45,000 रह गई है, ओके। अब 2017 मार्च 31 को मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊंगी जब मेरे अकाउंट्स बंद होंगे। ध्यान रखना 2018 में आप एसेट को बेच रहे हो, तो 2017 31 मार्च, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक पूरा साल 12 महीने मैंने फिर से इस फर्नीचर को यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन भी पूरे 12 महीने की लगेगी, ठीक है, पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ हो जाएगा फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक ही डेप्रिसिएशन बार बार नहीं निकालनी, एक ही लगेगी। 31 मार्च को मैंने जब अपने अकाउंट क्लोज किया तो मेरे पास जो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस था, जो बुक वैल्यू आई
वो आई डेप्रिसिएशन घटा के, इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके, क्योंकि इस साल इस फर्नीचर की वैल्यू में 5,000 रुपए की कमी आ गई, क्योंकि इस साल भी हमने पूरा साल फर्नीचर को यूज किया। तो 1 अप्रैल 2016 साल की शुरुआत में फर्नीचर की वैल्यू थी 45,000। पूरा साल मैंने इस फर्नीचर को इस्तेमाल किया, तो साल के आखिर में 31 मार्च को इस फर्नीचर की बुक वैल्यू में 5,000 रुपए की कमी आ गई। इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, इस साल की डेप्रिसिएशन। तो अब इस फर्नीचर की वैल्यू हो गई 40,000 रुपए, जो अगले साल ओपनिंग बनेगी। सो ये हो गया आपका एंड, ये वाला इस साल का भी। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 2017 अप्रैल 1 में। पुराने पिछले वाला बैलेंस हम ब्रॉड कर रहे हैं। तो अब 1 अप्रैल 2017 मेरा साल दोबारा से शुरू हुआ, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ। तो मैंने अपने एसेट अकाउंट में देखा कि मेरी एसेट जो मेरे पास फर्नीचर पड़ा है उसकी कितनी वैल्यू है। तो मैंने उसको ओपनिंग बैलेंस का लिख दिया कि मेरे पास जो फर्नीचर है वो है 40,000 रुपए की बुक वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब हमने किया 1 जुलाई 2018 को हमने फर्नीचर बेच दिया। 1 अप्रैल 2017 को हमारा साल शुरू होता है। 31 मार्च 2018 को ये साल खत्म होगा। 1 जुलाई 2018 को आपने क्या किया है, एसेट को सेल किया। डेट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पे कहीं आपने 1 जुलाई को बेचा है, ये चीज क्यों, ये टाइमलाइन क्यों जरूरी है, ये भी मैं आगे बताऊंगी। सो अब देखो 1 जुलाई 2018 को आपने, यानी इस पूरा साल भी आपने फर्नीचर को इस्तेमाल किया है। यानी एक पूरा साल जब आपने फर्नीचर इस्तेमाल किया तो वो इस्तेमाल करने से उस फर्नीचर की वैल्यू में कुछ कमी आ गई। 5,000 रुपए की जो हमने निकाल रखी है, तो उससे भी उसकी बुक वैल्यू कम हो गई। सो 2018 31 मार्च को भी हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। और जब मैंने 31 मार्च को अकाउंट बंद करे तो उस टाइम पे मेरी जो एसेट थी उसकी बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू का मतलब है बुक्स में लिखी हुई वैल्यू, ये हो गई आपकी 35,000 बच गई। 35,000 बच गई उस फर्नीचर की बुक वैल्यू। ये एंट्री यहाँ पे खत्म, इस दिन वाली खत्म। नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होता है 2018 अप्रैल 1, मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो फर्नीचर है उसकी क्लोजिंग जो फाइनल जो वैल्यू थी, क्लोजिंग बुक वैल्यू पिछले साल की, वो कितनी थी, 35,000। तो मैं उसको अगले साल ओपनिंग में ले आई। सो टू बैलेंस बीडी इस साल, अब पिछले साल, अब देखो 31 मार्च से अगला दिन होता है 1 अप्रैल। ठीक है, 31 मार्च को मेरी की जो वैल्यू है, सीधी सी बात है 1 अप्रैल को भी वही रही होगी। तो 1 अप्रैल को मेरा 31 मार्च को जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल को वही मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो ये हो गया 35,000। अब हम करते हैं साल की शुरुआत। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल को मेरा साल स्टार्ट हुआ, ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। बट साल खत्म होने से पहले 1 जुलाई को मैंने इस एसेट को, फर्नीचर को कर दिया। यानी इस साल 1 अप्रैल 2018 को जो शुरू हो रहा है जो अकाउंटिंग ईयर, उस ईयर में मैंने इस एसेट को या इस फर्नीचर को कितने दिन यूज किया या कितने महीने यूज किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और जुलाई में भी मैंने 1 तारीख को बेच दिया। यानी मैंने अप्रैल, मई और जून 3 महीने इस फर्नीचर को यूज किया है, क्योंकि जुलाई के पहली तारीख को ही बेच दिया, जुलाई में तो मैंने यूज किया ही नहीं। सो अप्रैल, मई, जून 3 महीने मैंने एसेट को यूज किया। मैंने बताया जब तक एसेट आपके पास है तब तक ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। आपके पास से चली गई तो डेप्रिसिएशन का कोई तुक ही नहीं बनता। हमने इस एसेट को क्योंकि 3 महीने यूज किया है तो हम 3 महीने ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। क्लियर? अब मुझे डेप्रिसिएशन कब तक लगानी है या कब लगानी है, 31 मार्च को नहीं लगानी मुझे डेप्रिसिएशन। जिस दिन तक ये एसेट मेरे पास रही है उस दिन मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। अब ये करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। देखो 5,000 जो मेरी डेप्रिसिएशन आई थी, ये 5,000 पूरे 12 महीने की है। राइट, पूरे 12 महीने हमने एसेट को यूज किया था तो टोटल 5,000 डेप्रिसिएशन लगी थी। अब हमने एसेट को सिर्फ 3 महीने यूज किया तो हम इसका सिर्फ 3 महीना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका कुछ 1,250 रुपए।
एक बार मैं निकाल के दिखाती हूँ। हाँ, 1250 रुपए आ जाएगा आपका। ठीक है, इस साल जो 1 अप्रैल 2018 वाला जो साल है, इस साल आपकी जो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगी वो सिर्फ 1250 लगेगी, क्योंकि हमने एसेट को सिर्फ 3 ही महीने यूज किया, तो हम 3 ही महीने की डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो 3 ही महीने यूज करने की वजह से जो उसकी कीमत में कमी आई होगी वो 5000 तो नहीं आई होगी, 1250 आई होगी, क्योंकि इतना ही हमने उसे यूज किया। डेप्रिसिएशन क्या होती है, जितना आप यूज करोगे एसेट को उतनी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो 12 महीने पूरा यूज करूंगी तो 5000 कमी आएगी, तो 3 ही महीने यूज करूंगी तो कितनी कमी आएगी, 1250। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे अकाउंट में हम कैसे दिखाएंगे इस चीज को। ओके, सो अकाउंट में हमारा तब तक ही रहेगा जब तक ये फर्नीचर हमारे पास रहा है। ठीक है, तभी खत्म, तभी बंद हो जाएगा। अगर 1 जुलाई को मैंने फर्नीचर ही बेच दिया तो 1 जुलाई के बाद अकाउंट खोल के रखने का क्या फायदा है, क्या मतलब है। तो 1 जुलाई को मेरा अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो 2018 1 जुलाई को मैंने क्या किया, मैंने इस फर्नीचर को बेच दिया। जब फर्नीचर को आप बेचते हो तो जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर को क्रेडिट किया है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाई बैंक अकाउंट। कितने में बेचा, यहाँ दे रखा होगा, बेचा है 20,000 रुपए में आपने बेच दिया। ओके, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ता है। पहले डेप्रिसिएशन और लगा लेते हैं, जुलाई बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1250 हमारी डेप्रिसिएशन है ना। इस साल की भी तो डेप्रिसिएशन 3 महीने की लगानी है, तो 1250। अब देखो क्या फर्क है। ये जो फर्नीचर है ये आपने खरीदा था 50,000 रुपए का ओरिजिनल कॉस्ट। अगर हर साल इसकी वैल्यू में कमी, अगर संपत्ति को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कोई कमी ना आती, तो 50,000 की आप 20,000 में बेच रहे हो, तो मतलब आप सीधा सीधा अपना नुकसान कर रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्योंकि हर साल इस जो भी आप संपत्ति का इस्तेमाल करते हो उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है, तो उस वजह से क्या हुआ, अब फिलहाल इस संपत्ति की जो आपके पास बुक वैल्यू है वो है 35,000। यानी अब 35,000 की है आपके लिए ये फर्नीचर, चाहे आपने कितने में भी खरीदी हो, अभी आपके लिए ये 35,000 रुपए का फर्नीचर है। इस 35,000 को आपने 3 महीने इस्तेमाल किया फर्नीचर को, और 3 महीने में उसकी कीमत में 1250 रुपए की कमी आ गई। यानी ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब आपके पास इस जो फर्नीचर है इसकी कीमत बचती है 33,750 रुपए। अब आपके लिए इस फर्नीचर की कीमत है इतनी, और इस फर्नीचर को आपने बेच दिया 20,000 रुपए में। 33,750 की बुक वैल्यू वाले फर्नीचर को आपने अगर 20,000 में बेचा है, यानी आपने 13,750 रुपए का आपको लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या जनरल एंट्री बनती थी, प्रॉफिट लॉस को डेबिट करते हैं, सो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट आपने बेची है जिसके ऊपर लॉस हुआ है, टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1 जुलाई को बेचा तो लॉस भी 1 जुलाई को ही जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1350। ठीक है, इस साइड का भी है 35,000। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बनेगा जब आपने एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगेगी और आप एसेट को बेच भी रहे हो, तो कितने में बेचा और जो आपने बेचा एसेट की कितनी वैल्यू थी उसके हिसाब से निकलेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया है या आपको लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस दिन 1 जुलाई को, 1 अप्रैल 2000 की वैल्यू आपके लिए थी 35,000, लेकिन 1 जुलाई को जिस दिन आपने एसेट को बेचा कितनी वैल्यू थी, 3 महीने आपने इस्तेमाल कर लिया, अप्रैल मई जून, तो डेप्रिसिएशन काट के ही 1 जुलाई को आपके लिए वैल्यू बचेगी। तो आपके लिए इस दिन वैल्यू बची है सिर्फ 33,750, जिसको आपने 20,000 तो आपको लॉस हो गया 33,750। चलो, थर्ड जो इलस्ट्रेशन है आपका, एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ नई चीज है या क्या नहीं।
1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने प्लांट परचेज किया है, 1 अक्टूबर को एडिशनल प्लांट परचेज किया है और 2000 उसकी इरेक्शन पे खर्च किए हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है जो आपका क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले हमने क्या किया है, आपने सिर्फ फर्नीचर खरीदा था, एक ही बार खरीदा और उसको बेचा, बस यही किया हमने, वही फर्नीचर खरीदा और बेचा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी कोई एक बार कोई एसेट खरीद ले और फिर दोबारा से कोई एसेट खरीदे नहीं? मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 3 मशीनें खरीदी, क्योंकि अभी आप छोटा बिजनेस है, आप 3 ही मशीनें खरीद सकते हो। क्या ऐसा है कि अगले 5 साल 10 साल तक आप और कोई मशीन ही नहीं खरीदोगे? ऐसा तो कभी नहीं होता। 2 साल बाद आप फिर से मशीन खरीदोगे, 3 साल बाद आप फिर से और मशीन खरीदोगे, ऐसा ही होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एसेट आप जितनी इस्तेमाल करते हो उतनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपने मशीन कितनी इस्तेमाल की है। और अगर आप, मान लो मशीन है, आप पहले साल 3 मशीन खरीदते हो, दूसरे साल 2 मशीन और खरीद लेते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक मशीन अकाउंट इनके लिए बनाओगे फिर दोबारा से मशीन अकाउंट के लिए, नहीं। एसेट का अकाउंट एक ही बनता है और उसमें जो वो पर्टिकुलर एसेट है, वो चाहे आप कितनी बारी खरीदो, उन सब की एंट्री उसी अकाउंट में बनती है। तो मशीन अकाउंट एक ही बार बनेगा और मशीन से रिलेटेड सारी एंट्रीज जो है आपकी, चाहे आप 15 बार मशीनें खरीदो, एक ही अकाउंट के अंदर होंगी। इसीलिए लेजर अकाउंट होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं कि एक जैसी आइटम्स को एक जगह रखना। तो एक जैसी आइटम यानी मशीन एक आइटम है, रखना यानी एक अकाउंट में डालना, ठीक है। अब डेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। डेट्स में क्या आएगा कि आपने कितने टाइम तक कौन सी संपत्ति इस्तेमाल की, उसके ऊपर तारीख लेके कौन सी तारीख तक लगेगी, और संपत्ति आपने कब बेची और हमें उसकी डेप्रिसिएशन को उसके आगे चार्ज करना बंद करना है। आप ध्यान से देखना इसे। प्लांट आपने खरीदा है और हमें प्लांट अकाउंट, ठीक है, 31 मार्च 2018 तक का प्लांट अकाउंट बनाना है हमें, बहुत जरूरी है। तो ये है हमारा प्लांट अकाउंट, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट करें, जो जो बोलता जाए करते जाओ। 1 अप्रैल 2014 ने प्लांट खरीदा है और इस प्लांट के ऊपर इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है सिर्फ 60,000 रुपए। 1 अप्रैल 2014 को जो साल शुरू हो रहा है हमारा, वो हमारा खत्म होगा 31 मार्च 2015 को, ठीक है। तो ये वाली जो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की होगी। इसके बीच में जो जो हुआ होगा सारा का सारा हमें देखना पड़ेगा। सो 2014 को स्टार्ट करते हैं हम। 1 अप्रैल हमने एसेट खरीदी, सो टू बैंक कितने की एसेट खरीदी है, 60,000 की, ठीक है। 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, उसी साल अक्टूबर को आपने एक और प्लांट खरीद लिया 18,000 का, और उस प्लांट के ऊपर आपने 2,000 उसकी इरेक्शन में यूज करे, मतलब उसको आप वहां पे लगाने में आपने इस्तेमाल जो है खर्च किया है। तो एसेट को आप तक या आपके इस्तेमाल लायक बनाने तक किया गया सारा खर्चा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में शामिल होता है, याद है। तो ये जो दूसरे वाला प्लांट है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बनी, 8,000 18,000, तो ये प्लस 2,000 यानी टोटल हो गए 20,000, ठीक है। किस डेट को हुआ है, उसी साल 1 अक्टूबर को, यहां कहीं 1 अक्टूबर को, यानी साल खत्म होने से पहले। तो इस दो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, 2014 में ही 1 अक्टूबर को आपने एक और प्लांट खरीदा, कितने रुपए का टोटल, 20,000 का। एक साथ भी सकते हो, यहाँ पे आप अलग आगे 18,000 2,000 कर सकते हो, ठीक है। क्या इस साल हमने और कुछ किया है, नहीं, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। 2016 वाले के बारे में बताने लग गया अब ये। सो हमने सिर्फ इतना ही किया, यानी हमने सिर्फ ये 2 ही प्लांट खरीदे, तो इसका टोटल कर लेते हैं हम 80,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन तो लगनी ही है प्लांट के ऊपर, क्योंकि आप प्लांट को यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई शक नहीं है। कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है 12 महीने की 10% डेप्रिसिएशन है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन 31 मार्च, हर साल 31 मार्च को, ठीक है। तो ये साल कब खत्म हो रहा है, 2015 31 मार्च को। 2015 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 10% पर एनम का मतलब है 12 महीने की
10% डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, पहला ओके, सो डेप्रिसिएशन लगा इसके ऊपर। अब 6000 ये है पर एनम की डेप्रिसिएशन, यानी पूरे 12 साल अगर हमने एसेट को इस्तेमाल किया है तो उस पे ये वाला प्लांट जो नंबर 1 प्लांट है, हम इस प्लांट को जब जब इस्तेमाल करेंगे पूरी 6000 इस पे ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। सो डेप्रिसिएशन लगाते हैं सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट वाले के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है? 6000। ठीक है, तो दूसरे वाले के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? डेप्रिसिएशन की रेट वही है 10% पर एनम। दूसरा वाला प्लांट हमारा कितने रुपए का था? ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, डेप्रिसिएशन कितनी? 10%। कितने महीने यूज किया हमने? 1 अक्टूबर खरीदा था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने मैंने इसको यूज किया है, तो 6 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। यानी इसकी डेप्रिसिएशन आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी 1000 रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गई आप 1000, टोटल डेप्रिसिएशन बनी हमारी 7000। अब हम अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज जब हमने किया तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था सीडी, दोनों प्लांट का अलग अलग आएगा क्योंकि 2 प्लांट है। फर्स्ट प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 60,000 में से इसकी डेप्रिसिएशन घटा दो 6000, ये आ गया 54,000। और दूसरे प्लांट का 20,000 में से इसकी डेप्रिसिएशन घटा दो जो कि है 1000, सॉरी 1000 घटाए तो 19,000, तो दोनों की वैल्यू आपकी आएगी 73,000। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, इनका टोटल हो गया 80,000। अब हम आ जाते हैं अगले साल। तो अगले साल का मतलब है 2015 अप्रैल 1। ओपनिंग बैलेंस ब्रोड डाउन कर बैलेंस को, तो टू बैलेंस फर्स्ट एंड सेकंड, 54,000 तो इसके आए और 19,000 इसके आए, टोटल आए 73,000। ओके, अब देखते हैं कि आगे ये कुछ अलग बोल रहा है क्या। ऑन 1 अक्टूबर 2016 प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट इज सोल्ड ऑफ फॉर 27,000। क्या कह रहा है? 1 अक्टूबर 2016 को जो प्लांट आपने 1 अप्रैल 2014 को खरीदा था, 1 अप्रैल 2014 को हमने कौन सा प्लांट खरीदा था जिसकी कॉस्ट 6,000, ये वाला प्लांट, पहले वाला, याद रखना कौन सा प्लांट खरीदा था। पहले वाला प्लांट आपने 1 अक्टूबर 2016 को 27,000 रुपए में बेच दिया, तो 1 अक्टूबर 2016 वाली डेट को हमें याद रखना है। ठीक है, नाउ यहां हमने ओपनिंग बैलेंस दिखाया। ठीक है, ये वाला साल कब खत्म होगा? 2016 मार्च 31। ठीक है, अब देखो लाइन बनाते हैं। फर्स्ट से लेकर 2016 मार्च 31, 1 अक्टूबर 2016 को आपने बेचे, लेकिन 1 अक्टूबर इसके बाद आएगी। ठीक है, तो यानी इस साल पूरे साल दोनों ही 12 महीने इस्तेमाल किया है, दोनों को 12 महीने। ठीक है, तो दोनों के ऊपर 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो फर्स्ट जो प्लांट है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट प्लांट के ऊपर 12 महीने की डेप्रिसिएशन हम पहले से ही निकाल चुके हैं, 6000 आती है, इस बार भी 6000 ही आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ठीक है, दूसरे के ऊपर 12 महीने की निकालनी है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी, ये बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन जितनी बार भी निकालोगे इस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी जो कि है 20,000। अब हम निकालेंगे 12 महीने, तो 20,000 पे 12 महीने की डेप्रिसिएशन निकलेगी आपकी 2,000 रुपए, 6 की 1,000 दुगनी, वैसी बात है। तो सेकंड पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी 12 महीने की वो लगेगी 2,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गई आपकी 8,000। फिर वही 31 मार्च को अकाउंट बंद किया आपने, तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस जो बुक वैल्यू निकल के आई बाय बैलेंस सीडी, जो अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड करोगे वो कितनी आई? 54,000 माइनस 6,000, 48,000, और दूसरे की कितनी? 19,000 से आपने स्टार्ट किया था ये साल, 19,000 बुक वैल्यू से 2,000 और घट गई, कितनी बच गई? 17,000। तो अब 31 मार्च 2016 को पहले प्लांट की वैल्यू बच गई 48,000 और दूसरे प्लांट की वैल्यू बच गई 17,000, टोटल हो गया आपका 65,000, और इन दोनों का टोटल आएगा आपका 73,000। ये होगा आपका।
खत्म, ये वाला साल हमारा हो गया खत्म। ओके, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर, तो 31 मार्च 2016 को खत्म, वो नेक्स्ट जो हमारा साल स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल 2016। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ले आते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं बैलेंस, फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड प्लांट। तो जो बैलेंस में आया वो है 48,000 बचा हुआ है, इसकी वैल्यू 48,000 बची हुई है हमारे पास, और दूसरे वाले की वैल्यू बची हुई है 17,000। ठीक है, देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को तो हमारा साल, वो साल हमारा खत्म होगा 2017 मार्च 31। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, हमारे पास 2 प्लांट है, तो ये देखना है कि कौन सा प्लांट हम कितने महीने के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो प्लांट आपने 1 अप्रैल 2014 को खरीदा था, यानी प्लांट नंबर 1, ये आपने 1 अक्टूबर 2016 को बेच दिया 27,000 रुपए में। 1 अक्टूबर 2016 का मतलब है यहां कहीं आपने 1 अक्टूबर को ये वाला प्लांट, जो फर्स्ट प्लांट था, आपने बेच दिया। ठीक है, यानी ये आपने कितने महीने इस्तेमाल करा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 6 महीने। यानी इसके ऊपर आप कितनी डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, आपने 6 महीने इस्तेमाल करा, तो आपके 6 महीने इस्तेमाल करने से इसकी वैल्यू में जो कमी आएगी वो भी 6 महीने की इस्तेमाल की वजह से कमी आएगी। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी इस मेथड में, इसका 10% निकाल लो, और कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि आपने सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल करा है, तो इसकी वैल्यू में भी 6 महीने इस्तेमाल करने की वजह से कमी आ रही है। सो ये हो जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी आपकी 3,000 रुपए, यानी इसके ऊपर सिर्फ इतनी डेप्रिसिएशन लगेगी, अक्टूबर को आपने इसको बेच दिया। ठीक है, लेकिन जो दूसरा प्लांट है, वो प्लांट आपने पूरे 12 महीने यूज किया, तो पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 2016, सबसे पहले अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को हम बेच भी रहे हैं ना फर्स्ट प्लांट को, तो फर्स्ट प्लांट को अगर 1 अक्टूबर को आपने निकाल दिया, तो 1 अक्टूबर तक का इस प्लांट का सारा सौदा हमें खत्म करना पड़ेगा। सो 1 अक्टूबर को क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लग रही है इसके ऊपर, इसी डेट को लगेगी, क्योंकि आपने इसको बेच दिया इसी डेट को। कितनी डेप्रिसिएशन, ठीक है, 1 अक्टूबर को ने इसको बेच दिया, तो बाय बैंक कितने, 27,000 जाए। ठीक है, 27,000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो, 48,000 को 48,000 कीमत थी, बुक वैल्यू थी इस प्लांट की। 1 अक्टूबर तक इस्तेमाल किया, तो 1 अक्टूबर को कितनी वैल्यू रह गई, 48,000 माइनस 3,000, कितनी बुक वैल्यू रह गई, 45,000। और 1 अक्टूबर को आपने इसको 27,000 में बेच दिया, 45,000 की बुक वैल्यू वाले प्लांट को 27 में बेच दिया, यानी क्या हुआ है, लॉस। कितने का लॉस हुआ है, 18,000 का। ठीक है, तो लॉस की एंट्री डिसाइड बाई पी एंड एल अकाउंट, 18,000। खत्म, तो फर्स्ट प्लांट का सारा सौदा हमारा खत्म हो गया। अब हमें आगे फर्स्ट प्लांट से रिलेटेड कोई भी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, कोई एंट्री बनती ही नहीं है, बनती, क्योंकि पहले ये प्लांट हम बेच चुके हैं, हमारे पास से जा चुका है, अब हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास अब सिर्फ एक ही प्लांट बचा है, दूसरा। दूसरा अब क्या करेंगे हम, ये वाला प्लांट हमने पूरा साल इस्तेमाल करा है, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी इसके आखिर में, यानी 31 मार्च को, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन 2,000 पहले निकाल चुके, डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। ठीक है, और 31 मार्च को इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, क्योंकि बचा ही ये प्लांट है, एक ही प्लांट बचा है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 17,000 माइनस में डेप्रिसिएशन 2,000, ये हो गया 15,000। ठीक है, टोटल हो गया इसका 65,000, और इनका टोटल हो जाएगा 65,000। ठीक है, और
इन्होंने जो अमाउंट बनाने के लिए कहा था वो 31 मार्च 2018 तक का बनाना है। ठीक है, तो 31 मार्च 2018 तक का बना कोई नहीं है। यानी अगला साल शुरू हुआ 2017 1 अप्रैल। ठीक, अब देखते कुछ और तो नहीं हो रहा इसके अलावा, कभी कुछ और भी हो रहा हो। on 1st January 2018 fresh plant was purchased for 64,000 and on the same date the plant purchased on 1st October 2014 was sold for 10,000। दो चीजें हो रही हैं। देखो आखिरी साल 2017 अप्रैल को 2 साल हमारा शुरू हुआ है, बस अकाउंट बनाने, इससे आगे नहीं बनाना। इस साल में क्या क्या देखो, ये क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 को एक नया प्लांट आपने खरीद लिया 64,000 में, और 1 जनवरी 2018 को ही उसी दिन आपने जो 1 अक्टूबर को खरीदा था ना, 1 अक्टूबर 2014 को, ये वाला दूसरे वाला सेकंड प्लांट, ये आपने बेच दिया 10,000 में। तो दो चीज देखो, 1 जनवरी का मतलब है कहीं यहां 1 जनवरी को यहां पे कहीं आपने जो दूसरा नंबर का प्लांट है वो तो कर दिया कितने में, 10,000 में, और नया खरीद तीसरे नंबर का प्लांट 64,000 का। ठीक है, तो जो प्लांट आपने, अब देखो यहां पे ही मैं आपको बता देती हूँ, जितने टाइम यूज करा उतने टाइम की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये जो दूसरे वाला प्लांट है 1 अप्रैल को हमारे पास था ना, 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक हमने इसका इस्तेमाल करा, क्योंकि 1 जनवरी को हमने इसे बेचा है। कितने महीने इस्तेमाल करा, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। 9 महीने इस्तेमाल करने की वजह से इसकी कीमत में कमी आई होगी, 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये जो तीसरा है हमने खरीदा है जनवरी को, और हमारे अकाउंट बंद होते हैं 31 मार्च को, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक मैंने इसको 3 महीने यूज करा है। तो 3 महीने यूज करने की वजह से इसकी कीमत में कमी आई होगी, यानी इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 3 मंथ की ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 64 और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000। ठीक है, दूसरे प्लांट की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 10 महीने, 9 महीने के लिए ये डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 1500। तो यानी 9 महीने इस्तेमाल करने की वजह से दूसरे वाले प्लांट की कीमत में 1500 रुपए की कमी आ जाएगी। 64,000 का जो आपने तीसरा प्लांट खरीद लिया, जिसको आपने 3 महीने इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी 3 महीने, ये हो जाएगी 1600। ये प्लांट खरीदा, इसको 3 महीने इस्तेमाल करने की वजह से इसकी वैल्यू में 1600 रुपए की गिरावट आ गई, मतलब कमी आ गई। क्लियर है, इतना दोनों की डेप्रिसिएशन निकल गई। अब एंट्री पे आ जाते हैं। 1 जनवरी को हम बेच रहे हैं और 1 जनवरी को हम खरीद रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले भी हमने 1 अप्रैल को हमारे पास क्या था वो देख लेते हैं। ये जो प्लान हमारे पास बचा हुआ था जिसकी वैल्यू थी 15,000, इसको हमें 1 जनवरी 2018 को बेचा, लेकिन 1 अप्रैल को तो मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस तो दिखाना पड़ेगा। 1 अप्रैल को मेरे पास क्या था, 15,000 रुपए का सेकंड नंबर का प्लांट, ये था मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 जनवरी को एक नया प्लांट खरीद लिया 2018, तो 2018 जनवरी। ठीक है, इसकी एंट्री यहाँ पे क्यों हो रही है इसके साथ, क्योंकि 1 जनवरी 2018 इसी अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है। यहाँ देखा इसी हिस्सा है। ओके, ठीक है, नया प्लांट खरीदा तो एंट्री क्या बनेगी, प्लांट टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट कितने का खरीदा है, 64,000 का, तो मैंने 64,000, और मैंने खरीदा नहीं तो इस साइड का टोटल 79,000। ठीक है, अब क्या हुआ है, 2018 को 1 जनवरी को मैंने ये जो दूसरे वाला प्लांट, ये तीसरा मैंने खरीदा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो दूसरे वाला प्लांट था इसको बेच दिया, 10,000 रुपए का बेच दिया। ठीक है, बेचने की एंट्री डाल देते हैं, 10,000
1 जनवरी को बेचा है, यानी इसको मैंने 1 अप्रैल से लेकर जनवरी तक इस्तेमाल भी किया है, 9 महीने। तो 9 महीने इस्तेमाल करने की वजह से इसकी वैल्यू में कितनी कमी आई होगी, निकाली थी हमने बाय डेप्रिसिएशन, 1500 की कमी आ गई। तो 1 अप्रैल को दूसरा वाला प्लांट 15,000 रुपए का था, इसकी वैल्यू 15,000 थी। 9 महीने इस्तेमाल करके 1 जनवरी को जिस दिन मैंने इसे बेचा है उस दिन इसकी वैल्यू कितनी, 13,400, 500, ठीक है, 13,500 इतनी थी। तो 13,500 वाला प्लांट मैंने कितने में बेचा, 10,000 में, यानी मैंने 3500 के लॉस पे बेचा है। तो जनवरी 1 को जो मुझे लॉस हुआ है वो भी मैंने P&L अकाउंट में डाल दिया। तो बाय P&L अकाउंट कितने का लॉस है, 3500 का, ठीक है, की बात खत्म। अब आ जाते हैं कि मैंने एक नया प्लांट खरीदा था 1 जनवरी 2018 को, और ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने बेचा नहीं है। ये साल खत्म होगा 31 मार्च को, 31 मार्च तक भी मैंने ये इस्तेमाल करा है, 3 महीने ये वाला। तो 3 महीने की इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी, कितनी निकाली थी हमने, 16। तो 31 मार्च को जब मैंने अपनी बुक्स बंद करी उस टाइम पे क्लोजिंग बैलेंस कितना था मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस था, ये तो मैं बेच चुकी हूँ दूसरे वाला, इसका तो कोई क्लोजिंग बैलेंस था ही नहीं, 1 जनवरी को ही बेच चुकी हूँ। क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ किसका था, इस वाले का जो मैंने नया खरीदा था, 64 में खरीदा था, 3 महीने इस्तेमाल करा तो 1600 रुपए वैल्यू कम हो गई इसकी। अब कितनी बच गई, 62,400, आपका 79,000। अब नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1 को जब मैं ओपनिंग बैलेंस डालूंगी यहाँ पे करूंगी बैलेंस, तो कौन प्लांट का आएगा, सिर्फ तीसरे प्लांट का आएगा, क्योंकि मेरे पास वही बचा हुआ है। और कितना आएगा, 62,400। और हमें सिर्फ तक बनाने को बोला गया है 2018 31 मार्च तक, हमने उतना ही बनाना है, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर बोलते अगर डेप्रिसिएशन दी होती हम आगे भी बना लेते, 12-12 महीने की डेप्रिसिएशन और काटते जाते। तो इस तरीके से आप एंट्री करोगे, जब आपने ओरिजिनल कुछ पहले कुछ खरीदा, फिर आपने दोबारा कुछ खरीदा, बेचा भी है, फिर तीसरी बार खरीदा है, इस तरीके से आप कैसे डेप्रिसिएशन लगाओगे और कैसे प्लांट अकाउंट के अंदर उस चीज की एंट्री करोगे, ठीक है। ओके, सो 4th इलस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं, कुछ नया है तो। मशीन ली है आपने 1 अप्रैल 2012 को, 1 अक्टूबर 2012 को, उस साल मतलब उसी साल में आपने एक और मशीनरी खरीद ली जिसकी 1 लाख रुपए वैल्यू थी। तो इसकी डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से लगनी स्टार्ट होगी, इसकी पूरे साल की लगेगी। 1 अक्टूबर 2013 को आपने जो ये वाली मशीन खरीदी थी 2 लाख रुपए वाली, बेच दिया, ठीक है, 90,000 में। और 1 अक्टूबर 2014 को आपने एक और मशीनरी खरीद ली 2.5 लाख रुपए की। तो ये वैसे ही जैसे हमने पिछले वाला इलस्ट्रेशन किया है। सो आगे ये टोटल आपके 9 इलस्ट्रेशन है इस मेथड के, और सभी अब मिलते जुलते हैं। जो मेन जो हमारा जो चीज सीखने की थी वो हम कर चुके हैं। सो आगे के जितने भी इलस्ट्रेशन है 9 तक इस मेथड के, वो सारे आप ट्राई करने हैं। अगर कहीं आप अटकते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। रिवीजन के लिए मैं दोबारा बता दूं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट होगी वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होगी, जिस कॉस्ट पे आपने जो भी एसेट है उसको परचेज किया, ठीक है। और मंथ्स का ध्यान रखना है, कितने मंथ के लिए आपने मशीन यूज किया है उतने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी, बस ये सिंपल चीज है। लेकिन जब भी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल पे ही निकलेगी, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू तो वो माइनस करनी पड़ेगी, वो अलग चीज है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेकंड मेथड हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।